कॉल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही समय से अंडर वैल्यूड है और साथ ही साथ प्री कोविड लेवल से अभी तक उभर नहीं पाई है। तो आज हम एनालाइज करेंगे इंडिया की होटल इंडस्ट्री के बारे में और समझेंगे, डीप डाउन करेंगे कि इंडिया की होटल इंडस्ट्री कैसी है। और साथ ही साथ एक कंपनी है IHCL करके, जिसका नाम है इंडियन होटल्स कंपनी, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसका हम डीप डाउन एनालिसिस करेंगे कि क्या इस कंपनी में कितना पोटेंशियल बन सकता है, पूरी होटल इंडस्ट्री का कितना मार्जिन है, और साथ ही साथ डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि होटल इंडस्ट्री को एनालाइज कैसे करते हैं। तो अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर इंडिया की होटल इंडस्ट्री की बात करें तो तीन तरह की यहाँ पर इंडिया की होटल कंपनीज होती है, जिसमें सबसे पहली आती है ओन्ड और मैनेज्ड बाई, जो एक ही आदमी जिसको ओन भी करता है और मैनेज भी करता है। तो इसमें क्या आती है, एक तो आती है लेमन ट्री, एक आती है इंडियन होटल, जो कि हाइब्रिड मॉडल पे काम करती है। जिसमें इंडियन होटल की अगर हम बात करें तो इनका जो थोड़ा पोर्टफोलियो होता है जो ये खुद ओन और मैनेज भी करते हैं, जबकि कुछ पोर्टफोलियो होता है जिसमें केवल मैनेजमेंट का पार्ट करते हैं। जबकि कुछ कंपनीज होती है जो कि केवल ओनिंग का काम करती है, कि हम केवल प्रॉपर्टी ओन करेंगे, मैनेज कोई और करेगा। और कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि केवल मैनेज करती है, जो कंपनीज होती है जो कुछ मैनेज करती है, जैसे ट्रीबो हो गया, ओयो रूम्स हो गया, तो ये केवल मैनेजमेंट का काम करती है। इसके अलावा जो ओनिंग वाला काम है वो ओरिएंटल होटल हो गई, EIH हो गई, तो ये केवल ऑन ऑन करती है, प्रॉपर्टीज़ को ऑन करती है। जबकि इंडियन होटल्स हो गई, लेमन ट्री हो गई, ये क्या करते हैं कि ऑन भी करते हैं, मैनेज भी करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी में दोनों करते हैं। तो ये हो गया हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। तो तीन तरह की टोटल इंडस्ट्री होती है। तो इसमें इस पूरी इंडस्ट्री को अगर हमको समझना है, अगर हम इंडियन होटल्स को आज पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी होटल इंडस्ट्री के लिए कि ये भी एक माना जाता है कि एक भी साइक्लिकल बिजनेस है। साइक्लिकल बिजनेस मतलब क्या होता है कि इनका भी पर्टिकुलर साइकिल आता है जब ये काफ़ी बूम में होती है। अगर हम बात करते हैं अगर पास्ट डेटा की, तो 2003 से लेके 2008 में जब मार्केट बूम पे था, एवरीथिंग इकोनॉमी इज बूमिंग, तो तब यहाँ पर जो पूरी जो EBITDA मार्जिन था और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी की वैल्यूज थी वो सब बढ़ रही थी। तो उसके चलते यहाँ पर जो मार्जिन थे और जो इम्प्रूवमेंट था इन द ओवरऑल होटल इंडस्ट्री, देर इज 35 to 40% का मार्जिन यहाँ पर आपको EBITDA मार्जिन मिल रहा था। जबकि जब से 2008 के बाद जब से डाउनटर्न देखने को मिला, पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो 2008 से अगर हम बात करें 2009 से लेकर 2014 तक, 5 साल तक कंपनीज को नहीं पता था कि यार इतना बड़ा डाउनटर्न देखने को मिल सकता है। तो 2009 से 2014 तक क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा फॉल और एक स्टीप फॉल देखने को मिलता है EBITDA मार्जिन्स में। और साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज ने सोचा कि यार हम डेट ले लेते हैं, इसके चलते उन्होंने डेट लिया और फिर बाद में इकोनॉमी बूम नहीं करी, और उसके चलते यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज को बंद भी होना पड़ा, और NCLT में अभी भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। बट बात ये समझनी इंपॉर्टेंट है कि होटल इंडस्ट्री को हम कोरिलेट कहाँ से कर सकते हैं। तो होटल इंडस्ट्री को कोरिलेट करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है कि होटल इंडस्ट्रीज इज इन प्रोपोर्शन टू GDP। अगर देखो GDP ग्रोथ करेगी, अगर ओवरऑल पूरा इंडस्ट्री ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी, तभी होटल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि इसका जो पूरा डिपेंडेंस है वो फाइनेंशियल एंड बिजनेस किस तरीके से हो रहा है कंट्री में, उस पर डिपेंड करता है कि उनका, अगर देखो जितने बिजनेस ट्रिप ज़्यादा होंगे उतना होटल्स ज़्यादा यूज होगी, जितना जितना लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा उतना ही होटल्स ज़्यादा यूज होगी। बट अगर हम बात करते हैं कंपनी को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए, तो दो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं होटल इंडस्ट्री के लिए। वो हो जाते हैं ARR और ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। ARR क्या होता है, तो ARR होता है एवरेज रूम रेट, कि अगर किसी भी होटल में एक एक दिन रुकने का क्या किराया होगा, अगर वो किराया अगर बढ़ रहा है तो वो वहाँ से होटल इंडस्ट्री, तो अगर आपको लगता है, जब भी ये संकेत मिलते हैं कि एवरेज रूम रेट है जो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है, केवल आपको एक जगह का नहीं देखना है, हमारे को यहाँ पर जियोग्राफी वाइज भी जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितने हैं, कि पर्टिकुलर जगह पे कितने लोग रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी 2003 से 2008 की, तो उस टाइम जो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज हुआ करता था वो 70 से 80% हुआ करता था, जो कि हाईएस्ट माना जाता था ओवर ऑल टाइम में। जबकि अगर हम अभी की बात करें तो मेन इंडियन होटल्स अभी जो पड़ा है उसके हिसाब से अभी 30 से 40% ही ऑक्यूपेंसी रेशो कंपनीज दे रही है। और इसके चलते यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप है इन बिटवीन, जो हाईएस्ट एवर रहा है 70 से 80% की, और अभी जो 30-40% है। जब 70-80% हुआ करता था तो 35-36% का मार्जिन था, अभी 30-40% हमारा है, तो 15 से 16% का मार्जिन है। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया जाता है वो लगता है फिक्स्ड कॉस्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैनेजमेंट
मैनेजमेंट से ज़्यादा पैसा लगता है फिक्स्ड कॉस्ट में, क्योंकि अगर आप ऑन कर रहे हैं तो आपको चाहे उसमें लीज रेंटल है या और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको देनी पड़ती है, और मैनेजमेंट में आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। बट मैनेजमेंट करना इज असेट लाइट मॉडल, वहाँ पर आपको कुछ ऑन नहीं करना है, तो आपको मैनेजमेंट करना काफ़ी ईजी हो जाता है, और साथ ही साथ उसमें आपकी ब्रांडिंग और ब्रांड वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडियन होटल्स का केस है, या आपको बता दूं कि जो लेमन ट्री वाला जो केस है जिसमें हाइब्रिड मॉडल हो गया या जिसमें ओनिंग वाला काम हो गया, ओरिएंटल होटल हो गया, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो आपको ये समझना होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, वो ऑन मैनेजमेंट की तरफ जा रही है। वो नहीं चाहती कि यार प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें और प्रॉपर्टीज़ में अपना पैसा अटका के रखें, क्योंकि उसके चलते क्या हो रहा है कि ज़्यादातर कंपनीज है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है, अगर आप देखेंगे रियल इस्टेट में पैसा जल्दी आजकल बन नहीं रहा है। तो इसके चलते उन्होंने कहा कि फिक्स कॉस्ट को हटाते हैं, और फिक्स कॉस्ट को हटा के हम वेरिएबल कॉस्ट पे जाते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि आपको केवल मैनेज करना है, आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, दो चीज़ें तो ये देखनी है, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कितना है, मतलब कि कितने लोग ऑन एन एवरेज रहते हैं। अगर हम 70 से 80%, मतलब कि 100 रूम है अगर आपके पास, और 70 से 80 रूम भी ऑक्यूपाइड होते हैं रोज के, तो भी काफ़ी बेहतरीन माना जाता है, और वो इंडस्ट्री का एवर हाईएस्ट रहा है 2003 से 2008 के मोमेंट में। बट अगर हम देखेंगे कोविड के चलते यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाउन टर्न में देखने को मिली, और उसके चलते यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल पे। और अब देखना होगा कि क्या ये सारी चीज़ें वापस नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। आज हम इंडस्ट्री के एनालिसिस में सबसे पहला एनालिसिस करने वाले हैं IHCL का, इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का, और उसमें साथ साथ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जियोग्राफिकल एडवांटेज क्या है। क्योंकि जियोग्राफिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें, जैसे मुंबई जैसी जगह होती है, तो मुंबई जैसी जगह में ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे आप मान लो कि वाराणसी है, तो वाराणसी हो गया, या आप मान लो कि आगरा में आपकी होटल है, तो मुंबई जैसी जो वो जगह है वहाँ पर आपकी ऑक्यूपेंसी ज़्यादा होगी, वहाँ पर आप रूम रेंट भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो इन प्रोग्रेस है, या कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है जब भी आप इंडस्ट्री एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो और पेंडिंग पड़ी है, जो आने वाले समय में आने वाली है इंडियन होटल्स की। जैसे अभी हम बात करेंगे तो हम वहाँ पर ये सब चीज़ें एनालाइज करेंगे। तो आपको अगर पूरा होटल इंडस्ट्री को समझना है, तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब साथ ही साथ अब हम चलते हैं इंडियन होटल्स का पूरा एनालाइज करते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी आज, और वीडियो आपको बड़ी ही देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बिजनेस की, तो आप पैसा लगाएंगे, आपको लगेगा 2 महीने में पैसा नहीं बना, तो आप वापस पैसा निकाल लेंगे। जबकि आपको ये समझना होगा कि आपको लॉन्गर टर्म में, अगर आपका विजन लॉन्गर टर्म का है, तभी आपको इस होटल इंडस्ट्री के स्टॉक को देखना चाहिए। अगर आपका विजन है कि मेरे को 1 महीने में पैसा बन जाएगा, तो यहाँ पर वो पैसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री वाइड देखें तो इतना फटाफट से चेंज अभी नहीं देखने को मिल रहा है, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देखने को मिलेगा। बट अभी जो वैल्यूएशंस हैं वो मेरे हिसाब से काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस है, और जैसे ही कोविड खत्म होगा, आई थिंक द वैल्यूएशंस विल बी मच मच एक्सपेंसिव। सो अगर अभी आप लेकर रखते हैं, और आपको ओवर टाइम, मतलब अगर आप 1 साल या 2 साल का विजन है आपका, तो आपका पैसा जितना इस इंडस्ट्री में बनेगा उतना दूसरी इंडस्ट्री में नहीं बन सकता। क्योंकि रिवेंज टूरिज्म, अगर आपने कंसेप्ट सुना होगा, तो रिवेंज टूरिज्म क्या होता है कि अगर लोग बहुत टाइम से बाहर नहीं जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि ओवर एक्सपेंसिव ट्रिप्स रखते हैं और ओवर एक्सपेंस करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि इस तरीके की जो कंपनीज होती है, इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, जो वाइल डाउन टर्न और इन द इकोनॉमी वो नीचे गिरी हुई होती है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बूम एक साथ देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करें, जो सितंबर वाला क्वार्टर था और मार्च वाला क्वार्टर था, तब दिसंबर वाला क्वार्टर और मार्च वाला क्वार्टर में काफ़ी बूम देखने को मिला इस पूरी इंडस्ट्री में, और उसके चलते यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो काफ़ी हाई हो चुका था, रेट्स काफ़ी हाई हो चुके थे। और अभी भी अगर आप देखेंगे, जब से वापस से इकोनॉमी ओपन अप हुई है, जब से कोविड की सेकेंड लहर खत्म हुई है, आप देखेंगे हर होटल्स हैं वो सब फुल भरे हुए हैं, और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मेरे को आते हुए देखने को लगता है। अगर आप देख सकते हैं, ये है इंडियन होटल कंपनी की आपकी वैल्यू चेन। तो प्रोसेस चेन में क्या होता है कि सबसे पहले वो 18% जो उनका पोर्टफोलियो है वो होल्डिंग कंपनी, ओन्ड बाई होल्डिंग कंपनी। उसके बाद ग्रुप कंपनीज की अगर हम बात करें तो 36% का जो है, और उसके बाद मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 46% है जो ये मैनेज करती हुई नज़र आती है। तो ये ओवरऑल है। इसके अलावा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम है, प्रॉपर्टी ओनरशिप भी करते हैं, ब्रांड्स भी मैनेज करते हैं, रिनोवेशन एंड अपग्रेडिंग, होटल ऑपरेशन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस, डेटा एनालिटिक्स, इस तरीके की सारी चीज़ें कंपनी खुद से ही करती है। और उसके चलते अगर हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कैपिटल की, तो इक्विटी की अगर हम बात करें 4283 करोड़ की इक्विटी विद द नेट डेट ऑफ 3110 करोड़। फिक्स एसेट कंपनी के पास काफ़ी अच्छा डिसेंट लेवल का है। अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे
बड़ी कंपनी इंडियन होटल कंपनी है जो कि लिस्टेड कंपनी है। इसके अलावा जो अगर हम बात करते हैं ओयो रूम्स और वो सब अभी अनलिस्टेड कंपनीज हैं, वो या क्या कहते हैं ना, आप कह सकते हैं पब्लिक कंपनीज है, बट दे आर नॉट लिस्टेड। सो अभी हमारे पास जो अवेलेबल कंपनीज है जो लिस्टेड मार्केट में है, इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड इज द बिगेस्ट कंपनी, जो ताज, विवियंता और आपको कई और दूसरी जिंजर होटल, ये सारी मैनेजमेंट करती हुई नजर आती है। ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो पिछले साल में 31.75% का ऑक्यूपेंसी रेशो दिया है, जो कि मैं आपको बता रहा था 30 से 40% का ऑन एन एवरेज इस साल दिया है। 12.8 लाख नंबर ऑफ कवर्स एट द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड 14 लैक्स। तो टोटल गेस्ट की अगर हम बात करें तो 12.8 लाख यहाँ पर दिए हैं, और इवेंट की बात करें तो 14 लाख इवेंट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं इस कंपनी के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं कंपनी के, अब ये तो पिछले साल की हमारी पूरी एनुअल रिपोर्ट है जिसको हमने एनालाइज करेंगे आज, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पूरा जो अभी जो पूरा सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में, और क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, बट आपको अगर आपको लगता है तो आप इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा सकते हैं, बट आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब आ जाते हैं सब कंपनी के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क पे। तो कंपनी का स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में कंपनी ने अभी एक रीसेट करके एक नई स्ट्रेटेजी ऑप्ट की है, जिसमें आता है, पहला आता है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का फोकस है लगातार F&B कॉन्सेप्ट में। क्यूमिन करके इन्होंने 65,000 से ज़्यादा मील्स यहाँ पर लॉन्च किए हैं। 14 से ज़्यादा सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है और 30 से ज़्यादा होटल्स क्यूमिन करके हैं। इसके अलावा 7 ब्रूइंग कंपनी है, जो कि आप कह सकते हैं शराब बनाने की जो कंपनी है, उसमें 4.5 करोड़ का रेवेन्यू इस साल अर्न किया गया है। तो ये देख सकते हैं आप लगातार इनका कोलैबोरेशन और लगातार इनकी जो ग्रोथ है इन द रेवेन्यू फ्रंट में, इवन आफ्टर कोविड भी इन्होंने नई नई चीज़ों को अक्वायर किया है, नई नई होटल्स में ग्रोथ की है। 230 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर कंपनी ने कंट्रीब्यूशन किया है एंटरप्राइज रेवेन्यू को थ्रू दीज कैंपेन्स। लाइक अगर हम बात करें 4D अगर हम कैंपेन की बात करें तो ड्रीम, ड्राइव, डिस्कवर, डिलाइट, इस तरह के नए नए इनिशिएटिव कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जैसे अर्बन गेटवे। और वहाँ पर बहुत नए नए कॉन्सेप्ट है, जैसे आप देख सकते हैं ये फोटोज़ में कि नए नए कॉन्सेप्ट को कंपनी ने यहाँ पर एनालाइज किया, और वहाँ से अभी अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने करीबन 17 नए होटल हैं, जो ताजपुरी में हो गया, कोलकाता में हो गया, पटना में हो गया, शिरोदा महाराष्ट्र में हो गया, विवियंता हो गया, सिलेक्शन करके कंपनी के जो हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आने वाले समय में 17 होटल ऑलरेडी कंपनी साइन कर चुकी है, 7 होटल्स ओपन हो चुके हैं और 5 AMA स्टेज और ट्रेल ओपन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में भी यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाली है। इवन कंपनी डेट में है, थोड़ी सी डेट में अगर आप देखेंगे दूसरे कंपनीज के कंपेरिजन में, तो इस पूरी होटल इंडस्ट्री में कंपनी का सबसे कम डेट टू इक्विटी रेशो है, जो भी पॉइंट शायद 0.5 to 0.6 के लमसम माना जाता है, जो कि काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री जो कि काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है, अब लगातार कंपनी है जो फोकस कर रही है टुवर्ड्स द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द थिंग। अगर बात करते हैं रेवेन्यू रिकवरी एट द इम्प्रूवमेंट रेवेन्यू पर, अगर जो मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें आपको देखना जरूरी है, एवरेज रूम रेट और साथ ही साथ ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज हमने देखा 31%, बट अगर हम एवरेज रूम रेट की बात करें तो वो 513 से बढ़कर यहाँ पर Q4 में 3,329 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो कि एवरेज रूम रेट बढ़ रहा है, और जब भी एवरेज रूम रेट बढ़ेगा, ये देखो अभी भी कम है, 3,329 कम है एज कम्पेयर टू हम 2003 और 2008 की बात करें तो भी अभी भी वहाँ से कम है। बट आप देखेंगे कि एक इम्प्रूवमेंट बहुत काफ़ी तगड़ा आया है, 6x हो चुका है जो एवरेज रूम रेट है, वो 6x हो चुका है, जिसके चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर हम अभी भी देख रहे होंगे, अगर आपने अभी भी अगर कभी होटल्स के बारे में सर्च किया होगा, तो आपको देखना होगा कि अभी कितनी बूम है कि लोग कितना भी पैसा देने को तैयार है, बट वो होटल्स में स्टे करना चाहते हैं, एक फील लेना चाहते हैं। और जो ताज और इस तरह की होटल्स होती है वो अपने आप में एक प्रीमियम लुक रखती है, और उसके चलते आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रीमियमनेस आपको ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री वाइड से ज़्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो यहाँ आ जाता है एक्सीलेंस इन गेस्ट वेलबींग एंड एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन। तो ये ऑपरेटिंग पार्ट हो गया, तो इसमें मैं ज़्यादा अपन घुसेंगे नहीं। इसके अलावा स्पेंड ऑप्टिमाइजेशन में कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है। फिक्स्ड एक्सपेंस पर मंथ की बात करें तो वो डिक्लाइन आपको देखने को मिल जाता है 28% इन द फिक्स्ड कॉस्ट और 45% इन टोटल कॉस्ट। तो कंपनी ने अपना पूरा जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी फोकस करके अपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको काफ़ी कम किया, ताकि फिक्स्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम होंगे तो अपने आप रेवेन्यू और अपने आप प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पेरोल पे भी फोकस करते हुए कंपनी ने अपना जो स्टाफ टू रूम रेशो है उसको 1.53 से कम करके 1.14 लेकर आए हैं, और लगातार अपनी जो पार्टनरशिप है वो अपनी ग्रुप कंपनीज के साथ मिलके, लाइक कंपनी ने अगर हम बात करें तो टोटल
पूरे मुंबई वाली जो होटल्स हैं कंपनी की, उसमें यहाँ पर सोलर पैनल लगाए हैं। तो टाटा पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने 420 करोड़ रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इफेक्टिव स्पेंड ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव के कारण मिलता हुआ नजर आता है। इसके अलावा कंपनी का जो एसेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है। और उसके अलावा फाइनेंशियल प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो 135 करोड़ की सेविंग फाइनेंशियल ईयर 2021 में दी गई है फाइनेंशियल प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत। तो आप देख सकते हैं कुल मिला के कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस कर रही है, मिनिमाइज लीज कॉस्ट, इसके अलावा और नए नए कंसेप्ट लेकर आ रही है, जिससे कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आए। पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम की बात करें तो एन चंद्रशेखर हो गए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा विभा पॉल, नसीर मुंजी, हेमा रविचंद्रन, वेंकटेश्वर अनंतरमन, वेणु श्रीनिवासन, महनोश एस कपाड़िया और पुनीत चतरवाल, ये सारी जो टीम है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो सब एक्सपीरियंस टीम है। कोई कोई आदमी है, जैसे आप देख सकते हैं कि रोहित खोसला है जो 1999 के साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर चतरवाल है जो कि एमडी और सीईओ हैं, वो 2017 से उनको यहाँ पर कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस कंपनी को यहाँ पर वैल्यू एडेड करता हुआ नजर आता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें लीडरशिप की, तो सारी लीडरशिप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही वैल्यू क्वालिटी है और 20-25 साल का एक्सपीरियंस ऑन एन एवरेज कंपनी के पास है। तो जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रंट है वो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है, इवन आफ्टर द कोविड, की दूसरी कोई कंपनी इनको अभी भी बीट नहीं कर सकती। नाउ अगर हम अब आ जाते हैं कंपनी के ओवरऑल इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री के, अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जिसमें कंपनी ने बताया है कि अगर हम बात करें तो विजिटर्स की डिक्रीमेंट कितना देखने को मिलता है, तो 4.5 ट्रिलियन का लॉस पिछले साल जो पेंडेमिक आने के कारण पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री को ग्लोबली लेवल पर हुआ है। और डोमेस्टिक विजिटर की जो स्पेंड है वो यहाँ पर लगातार गिर के 45% गिर चुकी है, जो कि 2019 में अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल विजिटर की जो स्पेंड है वो 69.4% गिरी और डोमेस्टिक विजिटर की 45% यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी की, तो यूएस की इकोनॉमी का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन माना जा रहा है कि करीबन 3.5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, यूके की 9.9%। बट जो एशियन इकोनॉमी है अगर हम ओवरऑल लेवल पर देखें तब तो 1% है, बट अगर हम इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन माना जा रहा है कि 8% के लमसम का कॉन्ट्रैक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और वो यहाँ पर है जो कंसर्न का विषय पैदा करती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कंपनी के आउटलुक और इंडस्ट्री की इनसाइट पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल टूरिज्म ने 74% का यहाँ पर इंटरनेशनल अराइवल पर फॉल देखने को मिला है, जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है। बट इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है वो जनवरी 21 की अगर हम बात करें, जो कि कोविड थोड़ा थोड़ा अब चीज़ें नहीं होने लग गई थी और फिर भी होने, तो फिर भी 87% का यहाँ पर ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कई बहुत सारी कंट्रीज है जिनमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ के कारण 85% का फॉल वहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसके चलते ओवरऑल अगर हम लेवल पर देखते हैं तो 70-80% का ओवरऑल डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है पूरी इंडस्ट्री वाइड। फिर भी अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेंसी रेशो की, तो 30 से 40% फिर भी अगर आप मेंटेन करके चल पाते हो, एक अच्छा रेवेन्यू आप अगर दे पाते हो इवन आफ्टर द कोविड, तो आपकी ये तो मानना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में काफ़ी दम है। क्योंकि मैनेजमेंट और अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड एक्सपीरियंस की, तो इस कंपनी ने जिस तरीके का एक अपना ब्रांड बनाया है वो किसी और कंपनी के पास इतना तगड़ा ब्रांड नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर ताज का नाम अपने आप में एक बड़ा नाम है, और उसके चलते अगर हम बात करते हैं कंपनी का जो 32% डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड है, जो क्लोजर पे थी, और उसके चलते टोटल ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की बात करें तो कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, आने वाले जो साल हैं, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देंगे। और कुछ मतलब मिक्स्ड ओपिनियन है, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि 2023-24 से पहले चीज़ें सही नहीं होगी। बट आपको भी अगर एज एन इन्वेस्टर अगर हम देख रहे हैं, तो अगर आपका विजन में जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तभी मैंने बताया था, अगर आपका 1 या 2 साल का विजन है तभी वीडियो देखने का मतलब है। क्योंकि पॉइंट ये है कि इस इंडस्ट्री में जो फुटफॉल है उसको बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि लोगों को बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर हम बात करते हैं रिवेंज टूरिज्म, जिसके कारण मैंने एक स्टॉक को उठाया, और उसके चलते है ना, जो स्टॉक में जो डिस्काउंटिंग है, फ्यूचर डिस्काउंटिंग, वो पहले ही होने लग जाती है। अगर अभी भी स्टॉक में देखेंगे, जब हम पूरा चार्ट एनालाइज करेंगे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिला था अभी भी फिलहाल, इसके पहले भी। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो और ऑन एन एवरेज मोर देन 10 मिलियन यूजर्स, मोर देन 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल होता था। बट अगर हम बात करते हैं फॉरेन टूरिस्ट अराइवल की, तो पिछले साल के कंपेरिजन में इस साल मात्र 2.68 मिलियन ही
फॉरेन टूरिस्ट अराइवल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा 80-75% का फॉल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं अप्रैल टू दिसंबर 20 की, जहाँ पर पूरे लॉकडाउन था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, लोगों को रेस्ट्रिक्शन थे, वहाँ पर अगर हम देखें तो केवल 0.21 मिलियन का टूरिस्ट अराइवल हुआ, जबकि पिछले साल में 7.7% का, तो 97% का फॉल यहाँ पर देखने को मिलता है, जो काफ़ी स्टीप फॉल है। बट जब से वापस ओपनिंग अप हुई है तब से आप देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने को मिल जाता है। और उसके चलते अगर आप देखेंगे कि कंपनी का जो ग्लोबल हॉस्पिटल डेटा एनालिटिक्स फर्म है STR, उन्होंने यहाँ पे बताया कि रजिस्टर्ड ऑक्यूपेंसी ऑफ 49.6%, मतलब करीबन 50% की ऑक्यूपेंसी Q4 में देखने को मिलती है, एज कम्पेयर टू 1920 में 56.1% थी। तो Q4 में लगभग लगभग आप देख सकते हैं कि 50 से 56%, मतलब बराबर बराबर आ चुके हैं, विद 39% डिक्लाइन इन रेवेन्यू। बट जो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम है वो यहाँ पर गिरती हुई नजर आती है, जो यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 20 में रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू पर रूम, मतलब ARR, एवरेज रूम रेट। और ये फाइनेंशियल ईयर 21 की लाइन है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल हर जगह पे यहाँ पर रेंट है जो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 20 यहाँ पे कितना रेंट कम हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेंसी परसेंटेज की, तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है गोवा, अगर हम कोलकाता को छोड़ दें तो हर हर स्टेट में यहाँ पर फॉल देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 21 में। ये देख सकते हैं आप, हर जगह फॉल देखने को मिला है। जो पहली लाइन है वो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 को शो करती है। तो आप देखेंगे कि फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा फॉल आपको देखने को मिल जाता है। इसके चलते आपको जो मैंने इंडस्ट्री के एनालिटिक्स बताए थे कि दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अगर हम देखें तो रेवेन्यू पर एनम है, रेवेन्यू पर रूम है, वो काफ़ी गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके चलते ना आपके जो रेवेन्यू है, अगर हम देखेंगे कि इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स भी आए थे वो काफ़ी गिरे हुए, मतलब काफ़ी आप कह सकते हैं कि काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले थे। सभी कंपनी का लॉस था, बट जो लॉसेस थे वो भी काफ़ी बड़े लॉस थे। उसका जो मेन रीज़न है वो है कि कंपनी की जो ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी भी कम है, और साथ ही साथ रेवेन्यू जो रूम है पर रूम है वो भी कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अब कंपनी को इसको फोकस करना होगा कि अब क्या किया जाए। कंपनी को यहाँ पर फोकस ये करना होगा कि कंपनी को लगातार फोकस करना होगा कि यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी हो, साथ ही साथ जो रूम पर रेंट है वो यहाँ पर बढ़ाना होगा। अगर आप देखते हैं इंडियन होटल्स का, तो इंडियन होटल्स की जो मार्केट कैप है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी सबसे हाईएस्ट है इस पूरी इंडस्ट्री में, 16,000 करोड़ का है। जो कि अगर उनकी सेकंड होटल की बात करें, जो EIH की जो मैं बात कर रहा था, वो भी 6,448 करोड़ 484 करोड़ है, जिससे करीबन करीबन 2.5x कंपनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि छोटी मोटी कंपनी ही नहीं है, ताज का नाम है, टाटा का नाम साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं ऑपरेटिंग परसेंटेज की, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने -149 का पोस्ट किया है। और मार्च 21 की बात करें, जो कि एज कम्पेयर टू जो 3 क्वार्टर थे, जून से लेकर दिसंबर तक, जिसमें काफ़ी एक्यूपेंसी कम थी और यहाँ पर फुटफॉल भी बहुत कम था, उसके कंपेरिजन में मार्च 21 की बात करें तो 12% का यहाँ पर एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता था। और Q2 में की अगर हम बात करेंगे, जब सब चीज़ें ओपनिंग अप हो चुकी है, जून वाला जो क्वार्टर था वो यहाँ पर वर्स्ट क्वार्टर होने वाला था इस साल का, मेरा जो मानना है, क्योंकि जून 21 में वापस से कोविड की सेकंड लहर रही, और अगर अब थर्ड लहर नहीं आती है तो दीज आर द कंपनीज जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2.33 है, जो बिल्कुल कंपैरिजन अगर हम करें EPS का, तो जून 20 और जून 21 का EPS लगभग बराबर हो चुका है। जबकि हमारा जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ है, रेवेन्यू में तो जून 21 में ग्रोथ है। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं 336 से घट के यहाँ पर 3, मतलब ओवरऑल फॉल होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि 336 करोड़ का लॉस पहले भी हुआ, जबकि वहाँ पर 345 करोड़ का रेवेन्यू होने के बावजूद यहाँ पर जो लॉसेज है वो बढ़ते हुए नजर आए। तो इसके चलते यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की वो बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत पैदा करती हुई नजर आती है। और ऑपरेटिंग जो परसेंटेज है -43% यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल लेवल पे अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर अगर ग्रो नहीं होता है, अगर यहाँ से अगर 3 क्वार्टर आप मान के चलो, 3 क्वार्टर मतलब इस साल में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी आपको शो करनी पड़ेगी, जब जाके आपको है, जो मैं 2 साल का विजन बता रहा हूँ, 2 साल के विजन में आपको यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट में। तो बोरोइंग्स की अगर बात कर लेते हैं, तो बोरोइंग्स में आपको मैंने बताया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अब है जो कंपनी के बनने वाली है। करीबन 17 प्रॉपर्टीज है जो आने वाले समय में आने वाली है। और अगर बोरोइंग्स की बात करें तो एज कम्पेयर टू परसेंटेज ऑफ द बोरोइंग, डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो बहुत ही कम डेट टू इक्विटी रेशो कंपनी लेकर चलती है।
जो कि इस पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होने के बावजूद कंपनी ने मेंटेन किया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इस बार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने नहीं किया है और कंपनी ने फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वापस से रिवाइव करें और साथ ही साथ अपना जो खुद का पैसा है वही यहाँ पर यूज़ करें, ताकि क्या और कि ज़्यादा बर्डन यहाँ पर बैलेंस शीट में देखने को ना मिले। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनी से विश्वास किसी ने नहीं उठाया। अगर हम बात करते हैं कंपनी के परसेंटेज की, तो एफ का जो परसेंटेज है वो दिसंबर 19 से लेकर जून 21 हो गया। आप देखेंगे इंक्रीजिंग फेज में करीबन 11.78 से बढ़कर 12.56 हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ डी की भी अगर हम बात करें तो 35% से लेकर 27% है। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, 30 से 35% के लमसम ही चल रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है। इसके अलावा 40% प्रमोटर का स्टेक है और 18% आप कह सकते हैं पब्लिक का स्टेक है, जो कि ऑन एन एवरेज सेम ही है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 19 कोरोना आया, कोरोना चला गया, बट कुछ भी हुआ, बट एफ और डी का जो विश्वास है रिलेटेड टू द ताज वो अभी तक मेंटेन है और वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में ग्रोथ मेरे को लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अभी कई लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर घूमने जा रहे हैं और उसके चलते यहाँ पर आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। अगर इंडियन होटल्स के अगर हम वीकली चार्ट पर आते हैं तो अब आपको टारगेट प्राइस भी बता देते हैं और अब क्या पूरा एनालिसिस का पूरा कंक्लूजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट के साथ एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मेरे को लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनने की संभावना है। और जो सबसे बड़ा जो लेवल है, जो सबसे बड़ा सेटबैक है, वो है कंपनी का 160 रुपीज़ का। ये आप देख सकते हैं 160 रुपीज़ का जो यहाँ पर है एक बहुत ही बड़ा, जो कंपनी ने कभी क्रॉस ही नहीं किया है। अगर हम पहले भी देखेंगे, अगर हम 2007-8 में भी देखेंगे तो 160 रुपये का जो लेवल है वो पहले भी क्रॉस नहीं हुआ था और अभी भी वहाँ पे ही कंपनी अटकी हुई है। तो अगर कोरोना के बाद अगर मैं बात करूँ तो कोरोना के बाद अगर ये सारी जो चीज़ें हैं, ये 160 का जो लेवल है, अगर आप ये देखें, ये बहुत ही एक निर्णायक स्तर है जिससे वापस से कंपनी ने भी यहाँ पर डाउन टर्न लिया है। बट अगर आपको यहाँ पर देखना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 160 रुपीज़ का जो लेवल है वो अगर आपका वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इंक्रीज होता है तो आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। और यहाँ से एक बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। जो पहला जो टारगेट होगा T1 जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा 185 रुपीज़ का। जो T2 होगा वो आपको 215 रुपये का देखने को। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि कंपनी को आपको 160 रुपये का लेवल है उसको क्रॉस करने दें, क्योंकि ये वापस से भी जो डाउन टर्न देखने को मिला है, मेरे हिसाब से आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके इंडिकेटर में हमेशा वॉच लिस्ट में होना चाहिए स्टॉक, और यहाँ पे बहुत बड़ा पोटेंशियल बनता है। देखो यहाँ से जो ये ग्रोथ आई है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रोथ है ये हमेशा 160 के ऊपर ही अटकी हुई है। तो 160 जब क्रॉस करेगा तो 160 का जो लेवल है वो आपको एक, आप कह सकते हैं, अलर्ट डाल के रखना है आपके सिस्टम में। जैसे ही आपको 160 का लेवल आएगा, आपको टारगेट 185 के लिए, टारगेट 215 के लिए करना है। और लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे बहुत पोटेंशियल लगता है और उसके चलते 250 रुपये तक का लेवल आपको एक साल के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न है ना। अगर 160 रुपये की अगर मैं बात करूँ, 160 रुपीज़ में आपको एक साल के अंदर अगर 250 मिल रहा है तो 160 का जो लेवल है वो क्रॉस होना चाहिए। अभी भी 20 रुपये का यहाँ पर गैप चल रहा है, ये गैप फिलअप होने दे। इंडस्ट्री को आपको समझ में आ चुका है। अब बहुत सारी और कंपनीज हैं, जैसे चालत होटल्स है और हमारी महिंद्रा हॉलीडेज़ हैं, उन पे हम आगे आने वाले समय में वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो ऐसी पसंद आती है, डिटेल्ड वीडियो जो कि जिसमें हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में भी, साथ ही साथ कंपनी के स्टॉक एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस सब करते हैं, तो आपको वीडियो कैसी लगती है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी होती है, 30-30 मिनट की वीडियो हो जाती है, पूरा एपिसोड हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके कि इतने डिटेल भी वीडियो एनालिसिस होता है। सबसे पहले होटल इंडस्ट्री आपको समझ में आई, इंडियन होटल समझ में आई, मैनेजमेंट अच्छा लगा, साथ ही साथ फुटफॉल है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर मैंने आपको बताया कि ऑक्यूपेंसी और जो एवरेज रेवेन्यू पर रेट है रूम का, वो अगर यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है, आप देखा 30% है। अगर हम वापस एनालाइज करेंगे Q1 और Q2 में देखेंगे कि कितना रूम ऑक्यूपेंसी आता है, अगर वहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलती है तो यहाँ पर काफ़ी डिसेंट लेवल पर इंडियन होटल्स ग्रो करेगा। और मैं बता रहा हूँ आपको कि 200 रुपये 250 रुपये से भी ज़्यादा यहाँ पर पोटेंशियल कंपनी में बनता हुआ नजर आता है। अगर इन सबको छोड़ दें, अगर हम वीकली चार्ट भी देखते हैं तो वीकली चार्ट में अभी ये 2-3 दिन से जो फॉल देखने को मिला है
वो वही जो इनका जो पहला वाला जो हाई है उसी के चलते यहाँ पर फॉल देखने को मिलता है। ये 160 रुपीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पर कंपनी क्रॉस नहीं कर पा रही है, और ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ है। और ये जैसे ही क्रॉस करेगा आप देख सकते हैं वापस से फॉल आया है, और ये फॉल में आपको यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं, अगर ये फॉल भी अगर आपको नीचे के लेवल में आपको 120 रुपये तक का जो लेवल है, ये 120, या फिर आपको फिर ये नीचे फिर 90-100 रुपये तक का, तो आपको यहाँ पर अगर बाई करते हैं तो ये वाला लेवल भी ये तोड़ नहीं रही है कंपनी। ये वाला लेवल भी आपने देखा होगा कि मार्च 2020 में ये जो कोरोना का पीरियड था तब टूटा था, उसके बाद से वापस आपको ग्रोथ देखने को मिली, फिर वापस यहाँ पर थोड़ा सा डाउन टर्न, फिर ग्रोथ, अभी ये डाउन टर्न में है, ये डाउन टर्न में आती है। अगर यहाँ से वापस रिटर्न ले लेती है तो आपको 160 का लेवल पता है, अगर ये वापस डाउन टर्न में आती है तो आप अगर 100 रुपये का लेवल पकड़ के चलते हैं तो यहाँ से वापस से एक बूम आपको 160 रुपये पे देखने को मिल सकता है, और वहाँ से 160 रुपये से आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।